जय हिंद बच्चों, आपका फिर से स्वागत है। और आज हम कक्षा 9 की गणित पाठ 5 यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय पढ़ने वाले हैं। इस पाठ में कुल मिला के 2 प्रश्नावली है, बहुत छोटा सा पाठ है, थ्योरेटिकल है पूरा। हाँ, और इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि ज्यामिति क्या होती थी, क्या होती है, ज्यामिति क्या होती है, यूक्लिड कौन से, ज्यामिति क्या होती है, यूक्लिड कौन थे और उन्होंने क्या योगदान दिया इस पाठ में। तो इसमें उन्होंने कुछ परिभाषाएं दी हैं ज्यामिति की और एक्सियम्स दिए हैं, पोस्टुलेट दिए हैं, अपग्रित और अभिधारणाएं बताई हैं। तो ये क्या होती हैं, कैसे होती हैं, सब कुछ आराम से पढ़ेंगे एकदम। और तो आ जाओ, सबसे पहले देखते हैं कि ज्यामिति होती क्या है। ज्यामिति जो है दो शब्दों से बन के, दो ग्रीक वर्ड से मिल के बनी हुई है। एक पहला है आपका जियो, जिसका मतलब होता है पृथ्वी या भूमि, ठीक है। और दूसरा है आपका मेट्रिन, मेट्रिन का होता है मापन, मेजरमेंट, ठीक है, मतलब जमीन का मापन, सीधी सी बात है। यही आपको कहलाती है ज्यामिति, ज्योमेट्री। और उसके बाद इनकी जो कुछ परिभाषाएं हैं उसमें इन्होंने सबसे पहले परिभाषित किया है बिंदु। बिंदु क्या होता है? एक बिंदु वह है जिसका कोई भाग नहीं होता, ठीक है। बिंदु क्या होता है? कोई भी ऐसा रखा है, उसका कोई भी भाग आप बता नहीं सकते, कितनी दूर में है उतनी दूर में, तो बिल्कुल छोटा सा चीज है। रेखा, रेखा क्या होती है? एक रेखा चौड़ाई रहित लंबाई होती है और उसका अंत एक बिंदु होता है, ठीक है, जिसकी चौड़ाई ना और वो एक अंत बिंदु हो, उसका अंत, वो आपकी रेखा कहलाती है। रेखाखंड, रेखाखंड और शांत रेखा दोनों एक ही चीज है, ठीक है। रेखाखंड रेखा का ही एक खंड होता है जिसके दो अंत बिंदु होते हैं। इनके दो अंत बिंदु होंगे, शांत रेखा हो या रेखाखंड हो, दोनों एक ही बात होती है। इनके दो अंत बिंदु होंगे, मतलब ये जैसे मान लो एक रेखा है तो इसका एक अंत बिंदु ये है, एक अंत बिंदु ये है। और इसको आप बढ़ा भी सकते हो, यहां से चाहो इसको इधर भी बढ़ा सकते हो और इधर भी बढ़ा सकते हो। सीधी रेखा, सीधी रेखा बिल्कुल सीधी होगी, जाहिर सी बात, एकदम सपाट रूप से। तो एक सीधी रेखा ऐसी रेखा जो स्वयं पर बिंदुओं के साथ सपाट रूप में स्थित होती है। और उसके बाद पृष्ठ, प्लेन, प्लेन समझते हो ना, बिल्कुल जैसे कॉपी आपका है बिल्कुल प्लेन होती है, बहुत ही आसान सी बात है। एक पृष्ठ वह है जिसकी कोई लंबाई, एक पृष्ठ वह है जिसकी केवल लंबाई और चौड़ाई होती है और पृष्ठ के किनारे रेखाएं होती हैं। आप पेज ही ले लो, वो आपका एक पृष्ठ है और उसकी जो किनारा होगा एक रेखा ही बनती है, सीधा सीधा लंबाई और चौड़ाई। समतल पृष्ठ, बिल्कुल बराबर पृष्ठ, अरे शब्द से ही पता चल जा रहा है ये तो। एक समतल पृष्ठ ऐसा पृष्ठ है जो स्वयं पर सीधी रेखाओं के साथ सपाट रूप से स्थित होता है। तो यहाँ पे कि आप नोट बना के लिख लेना, दो अलग अलग रेखाओं के केवल एक ही उभयनिष्ठ बिंदु होते हैं। इसका कहने का मतलब है, मान लो कोई दो रेखाएं हैं तो वो कहाँ पे मिलेंगी? कम से कम एक ही बिंदु पे मिलेंगी, उससे ज्यादा नहीं मिलेंगी, ठीक है। क्यों भैया, क्यों एक ही बिंदु पे मिलेंगी? भाई मान लो ये एक रेखा, इसके ऊपर एक रेखा मैंने और बना दी, ठीक है, तो ये तो बहुत सारे बिंदुओं पे मिल रही है, तो फिर ये दोनों रेखाएं भी तो एक ही है, मतलब यहीं से यहीं जा रही हैं, ठीक है। इसलिए कह रहे हैं कि ये उभयनिष्ठ सिर्फ एक ही बिंदु पे मिलती है। अगर दो रेखाएं हैं तो अगर वो मिल रही हैं तो एक ही बिंदु पे मिलेंगी, या फिर उसी के ऊपर बनी है तो हम वही रेखा ही बोलेंगे। इसके बाद यूक्लिड ने कुछ कथन, जो स्टेटमेंट दिए हैं, वहां यहाँ पे हमें दो तरह के स्टेटमेंट पढ़ने हैं उनके। एक तो होते हैं आप किसी के बारे में क्या बोल रहे हैं, सच्ची बातें बोल रहे हैं, एक बोल रहे हैं कि गलत होती है, जिसके कोई प्रूफ की जरूरत होती है। जैसे मैं बोलूं कि सूरज डेली पूरब से ही निकलता है, तो इसका कोई प्रूफ देने की जरूरत है नहीं, आप डेली देख रहे हो, सब कहेंगे हाँ सही बात है। और एक होता है कि कोई इंसान है, मैं बोल रहा हूँ कि ये बहुत सच्चा इंसान है, तो अब अगला बंदा क्यों मानेगा भाई वो सच्चा है, उसे क्या पता आप सही बोल रहे हो कि गलत बोल रहे हो। तो उसके लिए अगर एक दो बंदे और बोल देते कि हाँ ये सही ईमानदार बंदा है या इंसान है, तो कहेंगे हाँ सही है, मान लेंगे, ठीक है। तो उसी तरीके से स्टेटमेंट दो तरीके के हैं यहाँ पे, एक होता है सही स्टेटमेंट, एक होता है गलत, जिसके प्रूफ की जरूरत होती है, प्रमाण की जरूरत होती है। तो यहाँ पे जो हम पढ़ने वाले हैं वो ट्रू स्टेटमेंट पढ़ने वाले हैं, सत्य वचन पढ़ने वाले हैं, सत्य कथन। उसके अंदर यहाँ पे दो वर्ड आपको मिलेंगे, अवगृहित मिलेगा एक, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं एक्सियम, और एक मिलेगा अभिधारणाएं, ठीक है, पोस्टुलेट्स। तो अवगृहित क्या है? अगर आप यही ट्रू स्टेटमेंट, सत्य कथन को अगर बीजगणित में यूज कर रहे हो तो उसे बोला गया है अभिगृहित, और अगर इसी को आप ज्योमेट्री के अंदर यूज कर रहे हो तो उसे बोला गया है अभिधारणाएं, पोस्टुलेट, ठीक है। सत्य वचन को अगर आप ज्योमेट्री के बीजगणित में यूज कर रहे हो तो उसे बोला गया अवगृहित, अगर इसे ज्योमेट्री के अंदर यूज कर रहे हो तो इसे बोला गया है अभिधारणा। तो हम दोनों के बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे, कुछ यहाँ पे दिया है उन्होंने लिख के, और उसके बारे में जानेंगे। और फिर आपने पढ़ा होगा प्रमेय क्या होती है। प्रमेय को हम अक्सर पढ़ते हैं, सिद्ध करना होता है हमारी बुक में, तो क्यों वो सिद्धि इसलिए की जाती है क्योंकि वो ट्रू स्टेटमेंट नहीं होती, वो दोनों हो सकती है, सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है। उस स्टेटमेंट को सिद्ध किया जाता है अवगृहित की मदद से और अभिधारणाओं की मदद से, ठीक है।
क्योंकि हम वहाँ पे कुछ देते हैं ना, जैसे कुछ लिखा कि हाँ ये ऐसा है, और साइड में रीजन लिखते हैं क्योंकि ये इसके लिए हुआ, तो वो क्या होती है, ट्रू स्टेटमेंट होती हैं, अपग्रहित होते हैं या अभिधारणाएं होती हैं, उनके जरिए हम किसी थ्योरम को प्रूव करते हैं कि हाँ वो सही है या गलत है। तो यूक्लिड ने जो बीजगणित के लिए कुछ अपग्रहित बताए हैं उसके बारे में पढ़ रहे हैं, मतलब ट्रू स्टेटमेंट बताए हैं, उसे अपग्रहित बोला गया, उसके बारे में पढ़ रहे हैं। उन्होंने बताया वो वस्तुएं जो एक ही वस्तु के समान एक दूसरे के समान होती हैं। जैसे मान लो यहाँ पे ए दिया गया है, मान लो सी दिया गया है, सी बराबर ए है और सी बराबर बी है, तो ए और बी भी बराबर होगा, ये इनका स्टेटमेंट है। वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के समान है, जैसे सी है वो ए के समान है, सी है वो बी के समान है, तो हो एक दूसरे के समान होती हैं, तो यहाँ पे ए और सी भी क्या होगा, एक दूसरे के समान होगा। दूसरा इनका है, अगर बराबर को बराबर में जोड़े तो पूर्ण भी बराबर होता है। ये ऐसे मान सकते हो, मान लो ए बराबर बी है, ठीक है, और इसमें मैं अगर प्लस सी कर दे रहा हूँ, इधर बी में भी सी जोड़ दे रहा हूं, तो ये जो आया ए प्लस सी बी प्लस सी भी बराबर होगा। अब इसे नंबर के फॉर्म में अगर समझना चाहो तो जैसे लिखूं 5 बराबर 5 था, इसमें मैंने 3 जोड़ दिया, ठीक है, इधर भी 3 जोड़ दिया और इधर भी 3 जोड़ दिया, तो क्या 8 बराबर 8 ही तो आया, तो ये भी बराबर होगा, ठीक है। तीसरा इनका स्टेटमेंट था, अगर बराबर को बराबर से घटाया जाए तो शेष भी बराबर होता है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे जोड़ा गया, अगर घटाएंगे भी तो शेष भी बराबर ही होगा। वे वस्तुएं जो आपस में संपाती हैं एक दूसरे के समान होती है। संपाती का मतलब समझ लो, कोई दो चीज है, कोई दो वस्तुएं हैं, अगर हम एक दूसरे के ऊपर रखते हैं तो एक दूसरे को बिल्कुल पूरी तरह से ढक लेती हैं, उनको बोलते हैं संपाती, ठीक है। तो कोई वस्तु है, अगर हमने उसे रखा ऊपर से तो देख रहे हैं नीचे वाली वस्तु नहीं दिख रही है, अगर पलट के देखा तो फिर भी दूसरी वाली वस्तु नहीं दिख रही, यानी कि वो दूसरे दोनों क्या है, एक दूसरे के संपाती हैं और वो दोनों समान भी होंगी। पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है, पूर्ण मतलब पूरा, और उसका कोई भी भाग छोटा सा, जैसे गन्ने का एग्जांपल ले लो, जैसे गन्ना है, अगर मैं उसे तोड़ देता हूं, उसका मतलब कर लो आधा आधा कर दिया, ठीक है, और फिर उस आधे को लेके मैं पूरे गन्ने के साथ कंपेयर करूंगा, तुलना करूंगा, तो वो क्या होगा, छोटा ही होगा, ठीक है। तो पूर्ण क्या होता है, अपने भाग से बड़ा होता है। छठा है, एक ही वस्तुओं के दुगने आपस में समान होते हैं। मान लो भाई ये x है, ये x बराबर x, मतलब एक ही वस्तु हो गई, x बराबर x था, अब मैं इधर दोनों का दुगुना कर दे रहा हूँ, इधर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, तो ये 2x बराबर 2x भी होगा, तो ये दोनों भी क्या होंगे, समान होंगे। एक ही वस्तु के आधे आपस में समान होते हैं। एक ही वस्तु है, x बराबर x है, इसका आधा कर दे रहा हूँ, मतलब 2 से डिवाइड कर दे रहा हूँ, तो x/2 भी समान होंगे। तो ये हैं आपके यूक्लिड की कुछ अपग्रहित, ठीक है, यूक्लिड के कुछ ट्रू स्टेटमेंट जिन्हें बीजगणित में यूज करेंगे, और इसका यूज करके हम प्रमेय को सिद्ध करते हैं। आप पूरी बुक में पढ़ोगे ये प्रमेय वो प्रमेय, तो वो सब सिद्ध होती हैं, कुछ रीजन देते हैं, तो वो क्या होते हैं, एक तरीके से अपग्रहित होते हैं। अब हम पढ़ते हैं यूक्लिड की अभिधारणाएं। तो इन्होंने कुछ ट्रू स्टेटमेंट दी है ज्योमेट्री के लिए भी, तो उसको हम पढ़ते हैं। पहला है, एक बिंदु से एक अन्य बिंदु तक सीधी रेखा खींची जा सकती है। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है। मान लो ये एक बिंदु है, ये एक बिंदु है, हमें सीधी रेखा खींचनी है, तो हम ये सीधा इन दो बिंदुओं से खींच लेते हैं। और अगर आप इसे प्रैक्टिकल देखना चाहो तो जो राजमिस्त्री होते हैं, दीवार की चुनाई करते हैं, वो भी देखो एक डोरी लिए होते हैं। जब दीवार चुनते हैं, मतलब बनाते हैं, तो पहले इधर ईंटा पूरा सेट कर लेते हैं और उसमें डोरी लगा देते हैं, और फिर जहाँ पे एंड होता है दीवार का, वहाँ पे लगा के और एक पतली सी डोरी टाइट करके रख देते हैं, और उसी डोरी के सीधे में वो ईंटे को रखते जाते हैं, तो दीवार सीधी बनती है। तो वही बिल्कुल वैसा ही है। और दूसरा इसमें दिया गया, एक शांत रेखा को निश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है, अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। मान लो ये दिया गया है आपका, ये इसकी शांत रेखा की क्या होती है, 2 बिंदुएं होती हैं, 2 अंत बिंदु होते हैं। यहाँ से यहाँ तक था, तो आप इसे इधर भी बढ़ा सकते हो, इधर भी बढ़ा सकते हो। किसी बिंदु को केंद्र मानकर तथा किसी त्रिज्या से एक वृत्त खींचा जा सकता है। हाँ, एक बिंदु ये माना केंद्र, और यहाँ से कोई त्रिज्या लिया और वृत्त खींचा जा सकता है। सभी समकोण एक दूसरे के समान होते हैं। समकोण मतलब ये 90 अंश के कोण, तो एक ये कोई भी होगा, एक दूसरे के सब समान ही होंगे। यदि एक सीधी रेखा 2 सीधी रेखाओं पर गिरकर एक ही ओर अंतःकोण से कम हो, तो वे दोनों सीधी रेखाएं अनिश्चित रूप से बढ़ाए जाने पर उसी ओर मिलती हैं जिस ओर यह योग 2 समकोण से कम होता है। इसका मतलब समझो, मान लो ऐसे दी गई है, 2 रेखाएं दी गई हैं, ठीक है, और एक रेखा ऐसे कट कर रही है, तो इसका ये वाला कोण, इन कोणों को बोला गया अंतःकोण, ठीक है। अगर इस कोण और इस कोण का मैं योग करता हूँ, इसको 1 मान लेता हूँ, इसको 2 में मान लेता हूँ, तो कोण 1 प्लस कोण 2, अगर इसका मान क्या है, 180 से कम है, तो ये कह रहा है कि अगर आप इन रेखाओं को आगे बढ़ाओगे तो ये कहीं ना कहीं एक दूसरे को
कट करेंगी। ठीक है, ये मतलब है इसका। तो ये सही बात है, करेंगी। जब 90 से कम होगा, अगर 90 से ज़्यादा होगा तो इधर तो नहीं करेंगे, फिर उधर करेंगे। अगर दोनों 90-90 बराबर होगा तो समांतर रेखा बन जाएंगी। तो ये चीज़ है आपकी पोस्टुलेट्स। अब हम आ जाते हैं प्रश्नावली 5.1 में। इसमें देखते हैं क्या प्रश्न दिए गए हैं। सब बहुत ही आसान से प्रश्न दिए गए हैं, इसी से रिलेटेड हैं। और इसमें आपका पहला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं और कौन से कथन असत्य हैं, अपने उत्तर के लिए कारण दीजिए। तो हमें इसमें उत्तर भी बताना है, सत्य है या नहीं सत्य है, और उसका कारण भी बताना है। तो पहला दिया गया है, एक बिंदु से होकर केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। एक ही बिंदु से एक ही रेखा खींची जा सकती है। भाई ये बिंदु है, यहाँ से आप जाए ऐसे खींचो, ऐसे खींचो, ऐसे खींचो, हजारों रेखाओं खींच सकते हो एक बिंदु से। ठीक है, तो ये क्या है, असत्य है, क्योंकि एक बिंदु से होकर विभिन्न दिशाओं में असंख्य रेखाएं खींची जा सकती हैं। दो भिन्न बिंदुओं से होकर जाने वाली असंख्य रेखाएं होती हैं। नहीं, ये दो बिंदु हैं, यहाँ से क्या जाएगी, सिर्फ एक ही रेखा जाएगी, और इसी के ऊपर से आप दूसरी अगर ले जा रहे हो तो वो वही रेखा ही कहलाएगी भाई, उसमें अलग क्या हो गया। ठीक है, तो सिर्फ एक रेखा खींची जा सकती। तो ये असत्य है, क्योंकि दिए हुए दो भिन्न बिंदुओं से होकर केवल एक अद्वितीय रेखा खींची जा सकती है। एक शांत रेखा दोनों ओर अनिश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है। ये सत्य बात है। एक शांत रेखा को दोनों तरफ, मान लो ये है, क्योंकि दो अंतः बिंदु होते हैं शांत रेखा के, तो आप इधर भी बढ़ा सकते हो और इसको इधर भी बढ़ा सकते हो। यदि दो वृत्त बराबर हैं तो उनकी त्रिज्याएं बराबर होंगी। जाहिर सी बात है, सही बात है भाई। एक वृत्त ये है, एक वृत्त ये है, दोनों बराबर है तो यानी कि त्रिज्याएं ही भी बराबर होंगी, क्योंकि त्रिज्याएं में चेंज होने से ही पूरा वृत्त चेंज होता है। ये सत्य है, क्योंकि यदि दो वृत्त बराबर है अर्थात क्षेत्रफल बराबर है तो उनकी त्रिज्याएं भी बराबर होती हैं। अब यहाँ पे दिया गया, आकृति में यदि ए बी बराबर पी क्यू है, ये रहा ए बी, ये बराबर पी क्यू, और पी क्यू बराबर एक्स वाई है, तो ए बी बराबर एक्स वाई होगा। हाँ सही बात है, ये तो जैसे पहला वाला था। क्यों सत्य है, क्योंकि यूक्लिड के अपग्रहित के अनुसार वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हैं एक दूसरे के बराबर होती हैं। तो ये हम यहाँ पे रीजन लिख देंगे और ये सत्य है। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित पदों में से प्रत्येक की परिभाषाएं दीजिए। क्या इनके लिए कुछ ऐसे पद हैं जिन्हें परिभाषित करने की आवश्यकता है, वो क्या है और आप इन्हें कैसे परिभाषित कर पाएंगे। समांतर रेखा, दो सीधी रेखाएं जिनमें कोई भी बिंदु उभयनिष्ठ ना हो समांतर रेखाएं कहलाती हैं। लंब रेखा, दो रेखाओं में से यदि एक रेखा दूसरे पर 90 अंश का कोण बनाती है तो लंब रेखा कहते हैं। रेखाखंड, वह सीधी रेखा जिसके दोनों सिरे बिंदु होते हैं रेखाखंड कहलाती है। वृत्त की त्रिज्या, वृत्त के केंद्र से वृत्त तक खींचा गया रेखाखंड वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। वर्ग, एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो और सभी कोण समकोण हो, वर्ग कहलाता है। तो ये आपका दूसरा प्रश्न हो जाता है इसका। तीसरा प्रश्न दिया गया है, नीचे दी हुई दो अभिधारणाओं पर विचार कीजिए। पहली दी गई है, दो भिन्न बिंदु ए और बी दिए रहने पर एक तीसरा बिंदु सी ऐसा विद्यमान है जो ए और बी के बीच में स्थित होता है। ए और बी के बीच पूर्णतः परिभाषित नहीं है अभिधारणाएं, अविरोधी है और ये यूक्लिड की अभिधारणाओं से प्राप्त नहीं होता है। क्योंकि इसमें बताया गया ए और बी के बीच में एक कोई बिंदु है, अब वो मध्य बिंदु है या नहीं इसके बारे में कोई सही से एकदम जानकारी नहीं है भाई। मान लो ये है, ए है, बी है, अब ये कोई आपका जो सी बिंदु है वो कहीं यहाँ पे हो सकता है, कहीं यहाँ हो सकता है, तो ये सही से नहीं बताया गया, तो ये ऐसा है। इसमें आप ये उत्तर लिख दोगे। यहाँ कम से कम ऐसी 3 बिंदु विद्यमान हैं कि वे एक रेखा पर स्थित नहीं है। ठीक है, क्या इन अभिधारणाओं में कोई अपरिभाषित शब्द है? क्या यह अभिधारणाएं अविरोधी हैं? क्या यह यूक्लिड की अभिधारणाओं से प्राप्त होती हैं? स्पष्ट कीजिए। तो ये चीज अब 3 बिंदु है, वो एक रेखा पर है या नहीं, इसके बारे में सही से यहाँ पे तो नहीं बताया गया। 2 बिंदुएं अगर होती तो वो क्या होती, एक रेखा में ही होती। तो इसका उत्तर आप लिख सकते हो, यदि केवल 2 बिंदु हो तो उन्हें हम एक रेखा से जोड़ सकते हैं, इसलिए कम से कम 3 बिंदु होने चाहिए जो संरेख ना हो। चौथा दिया गया, यदि 2 बिंदु ए और बी के बीच एक बिंदु सी ऐसा स्थित है कि AC बराबर BC है तो सिद्ध कीजिए कि AC बराबर हाफ AB है। यह एक आकृति खींचकर स्पष्ट कीजिए। आकृति भी हमें खींचना है, तो इसमें सबसे पहले हम आकृति बना देंगे। आपका इसमें बोला गया है AB एक रेखा है,
जिसमें C क्या है, इसका मध्य बिंदु है, तो ये हमने C बना दिया। अब इसमें जो दिया गया है उसको लिखते हैं, दिया है, क्या दिया है, इसमें दिया गया है AC बराबर है BC, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी बराबर है यहाँ के इसके बराबर है, ठीक है। तो हमने एक पोस्टुलेट पढ़ा था, तो अगर बराबर में बराबर जोड़ा जाए तो क्या होता है, जो शेष आता है वो भी बराबर आता है। तो अगर मैं AC में इधर एक AC और जोड़ दूं और उधर BC में भी एक AC जोड़ दूं, क्योंकि बराबर में बराबर ही जोड़, ये दोनों पहले से बराबर थे भाई, उसमें हमने AC इधर भी जोड़ा इधर भी जोड़ा, तो क्या हो जाएगा, इधर तो ये हो जाएगा 2AC, और इधर देखो BC प्लस AC, ये है आपका BC कहो, ठीक है इसको, और ये क्या है AC, इन दोनों को अगर जोड़ रहे हैं तो क्या हो जा रहा है, AB पूरी रेखा बन रही है, तो मैं इसको AB लिख सकता हूं, और यहां से फिर AC बराबर क्या हो जाएगा, हाफ AB हो जाएगा, और यही हमें सिद्ध करना था, ये आपका सिद्ध हो गया। यहाँ पे रीजन में लिखना चाहो तो वो लिख सकते हो। अभिधारणा अभिगृहित जो हमने पढ़ा था कि बराबर में बराबर जोड़ते हैं तो पूर्ण भी बराबर होता है। 5वां प्रश्न है, प्रश्न 4 में C रेखाखंड AB का एक मध्य बिंदु कहलाता है, सिद्ध कीजिए कि एक रेखाखंड का एक और केवल एक ही मध्य बिंदु होता है। तो अब हमें तो पता है कि एक रेखा का मध्य बिंदु एक ही होता है भाई, कोई रेखा उसको आधे आधे से कहाँ होगा, उसका आधा बिल्कुल एक ही बिंदु होगा, वहीं पे होगा, पर हमें सिद्ध करना है, इसको सिद्ध करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक रेखा मानेंगे और उसमें दो मध्य बिंदु मान लेंगे। तो हमने यहाँ पे AB मान लिया और इसी में हमने एक C मान लिया और एक D मान लिया रेखा बिंदु, ठीक है। और तो हमने चौथे प्रश्न में यह भी सिद्ध कर लिया था कि आपका AC बराबर क्या होता है, हाफ AB होता है, कब, यदि C क्या हो, मध्य बिंदु हो, ठीक है, मध्य बिंदु हो, यदि मध्य बिंदु हो C तो हमारा AC बराबर होता है, AC बराबर क्या हो जाएगा, हाफ AB हो जाएगा। और इसी तरीके से यदि आपका D मध्य बिंदु हो, मध्य बिंदु हो, तब क्या हो जाएगा, AC बराबर क्या हो जाएगा, हाफ AD बराबर क्या हो जाएगा, हाफ AB हो जाएगा। और फर्स्ट और सेकंड से क्या लिख सकते हैं कि AC बराबर AD लिख सकते हैं, पर ये चीज सही नहीं होगी कहना, क्योंकि हमें पता है कि किसी का भी हाफ जो होता है वो एक ही बिंदु होता है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि किसी रेखा का सिर्फ एक ही मध्य बिंदु होता है, और यहाँ पे AC बराबर AD लिख दोगे, अतः एक रेखा खंड का एक ही मध्य बिंदु होता है, ये चीज आप लिख सकते हो। छठा प्रश्न देखो, आप इसे इग्नोर करना, ये पता नहीं कैसे हो गया। आकृति 5.10 में यदि AB बराबर BD है तो सिद्ध कीजिए कि AB बराबर CD। तो ये देख रहे हो आप, यहाँ पे क्या दिया गया है, AB बराबर BD, ये रहा BD, AB ये है AC है यहाँ पे, ठीक है, ये AB नहीं है, AC बराबर BD है, गलत लिख गया है यहाँ पे, AC बराबर BD है, तो सिद्ध कीजिए कि AB बराबर CD है, AB बराबर CD। तो यहाँ पे लिखेंगे हम, क्या है, दिया है, क्या चीज दी गई है, AC बराबर BD दिया गया है, ठीक है, यानी कि ये AC बराबर BD। तो यहाँ पे अगर मैं इसमें से BC घटा दूं, किसमें से, AC में से BC घटा दूं और ये BD में से BC घटा दूं, तब क्या बचेगा, आपका AB बराबर CD बच जाएगा, और यही हमें सिद्ध करना है। और इसका रीजन क्या देंगे कि अगर बराबर है तो बराबर में से बराबर घटाने पर जो इसका पूर्ण आएगा वो भी बराबर होगा। तो यहाँ पे AC में से अगर मैं BC घटा रहा हूँ और इधर BD में से अगर BC घटा रहा हूँ तो पूर्ण जो आएगा वो भी बराबर ही होगा। तो यहाँ पे लिखना चाहो तो आप लिख देना पोस्टुलेट कि बराबर में से बराबर घटाने पर पूर्ण बराबर होता है। तो यहाँ पे AC में से जब BC चला जाएगा, ये रहा AC, इसमें से BC ये चला जाएगा, तो बचेगा क्या, AB बचेगा, और ये BD में से BC चला जाएगा तो क्या बचेगा, CD बचेगा, और यही हमें सिद्ध करना था। 7वां प्रश्न दिया गया है, यूक्लिड की अपगृहित की सूची में दिया हुआ अपगृहित 5 सर्वव्यापी सत्य क्यों माना गया है। तो 5वां जो अपगृहित था वो सर्वव्यापी क्यों माना गया, इसके उत्तर में आप लिखोगे अपगृहित 5
पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है। यह एक सार्वभौमिक सत्य है, क्योंकि इस भाग जो पूरे भाग का अंश, क्योंकि इस भाग जो पूरे भाग का अंश है परिमाण में पूरे से अधिक कभी नहीं हो सकता। जैसे वही गन्ने वाला उदाहरण दिया था, तो वही है कि वो पूरे में से अधिक हो ही नहीं सकता, वो हमेशा ही छोटा रहेगा। और इस तरीके से आपकी प्रश्नावली 5.1 समाप्त होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और कोई क्वेरी है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे आपको प्ले लिस्ट मिल जाएंगे और वीडियोज़ के आप देख सकते हो, और टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक मिल जाएगा। बाय बाय।